हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा ताकि आपको ये पता चले कि लास्ट में जाकर कितना आप सही किए हैं और आपका बोर्ड का कितना तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक में 3.2 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई एक चालक है जिसमें 3.2 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो आपको बताना है। जो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा। देखिए, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन लिखिएगा। देखिए, चूंकि एक एम्पियर में जो धारा प्रवाहित होता है, प्रति सेकंड जो धारा प्रवाहित होता है वो कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन इतना प्रवाहित होता है। तो एक एम्पियर में जो प्रभावित धारा होगा, जो एक एम्पियर में, देखिएगा, जो एक एम्पियर में जो क्या हो जाएगा, एक एम्पियर पर प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 हो जाएगा। टेन टू पावर 18, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3.2 एम्पेयर। तो 3.2 एम्पेयर में कितना हो जाएगा, में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 3.2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10⁻18। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20.00 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इसको आप शून्य हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2.0 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो प्रतिरोधकता भी इसको कहते हैं, जो परिवर्तन होता है। बताइएगा, क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, क्या वो नियत रहता है या फिर शून्य हो जाता है, जो आपको बताना है। तो देखिए, रो बराबर एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, रो बराबर RAYL। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का ये सूत्र होता है। देखिए, रो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 15 मीटर के लंबे एवं 6.0 इंटू 10⁻⁻6⁻7 मीटर क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित होती है, तो तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है।
तो प्रयोग ताप पर तार का जो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो कितना होगा। फिर से आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो बताइएगा। अभी अभी हमने उसका सूत्र बताया था, क्या बताया था, रो बराबर RA/L। बस आपको मान रख देना है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर क्या है, आर है प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दिया गया है, ये देखिए 5 ओम। तो 5 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 6 × 10⁻⁻7 बटा एल। आपको लंबाई भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 15। तो लंबाई 15, काटिएगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। क्योंकि ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। ये भी पूछ सकता है, मात्रक भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोधकता का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत शक्ति P पावर विद्युत धारा I, ठीक है, विभवांतर V में संबंध होता है। बताइएगा क्या होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कहता है विद्युत शक्ति P धारा और विभवांतर में क्या संबंध होता है। देखिए इसमें जो सूत्र होता है, जो होता है P बराबर VI। इसी से आप एक और बना सकते हैं ओम के नियम से। देखिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से जो होता है वो होता है V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। तो यहाँ से I का अगर मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो देखिए यहाँ से I का मान धर दीजिए, V इंटू क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R। ठीक है, V²/R। इससे एक और सूत्र बना सकते हैं। देखिए V²/R एक और सूत्र बना सकते हैं। V बराबर देखिए IR है, तो देखिए P बराबर I² क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए I²R², अब बटा R, तो R से R खत्म हो गया और यहाँ बन गया I²R। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, ये तीनों पावर का ही होता है। ये तीनों का तीनों किसका होता है, पावर का ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है, जो आपको बताना है। यानी 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, जो आपको सिर्फ बताना है। बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर हम निकालें तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, और गुना कितना, 3600 सेकेंड, क्योंकि हम लोग घंटा को सेकंड में बदल लिए। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा अब बराबर कितना हो जाएगा, 36 × 10⁻5। ठीक है, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट अगर लिखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये हो जाएगा आपको 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। कहता है विद्युत वाहक बल का इकाई है, यानी विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, जो आपसे पूछ रहा है। देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है किसके, वोल्ट के ही समान होता है, सॉरी विभव के जो समान होता है, विभव के समान होता है। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है,
विभव विभव के बराबर होता है। तो विभव का जो मात्रक होगा वहीं विद्युत वाहक बल का होगा। तो विभव का क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत अपघट की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, जो आपको बताना है। क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है, क्या वो नियत रहता है या शून्य रहता है? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, अगर हमको विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तन करना है तो विद्युत सेल में जो घोल होता है अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो माने कि उसका जो विद्युत अपघट क्या होता है, बढ़ाते हैं, तो जो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत सेल के अंदर जो घोल विद्युत अपघट जो होता है उसको बढ़ाने पर क्या होता है? हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ का दूसरा नियम, क्या वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, क्या ऊर्जा संबंध के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगर आपसे पूछ दे पहला नियम किस किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ये हो गया प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, बिंदु नियम भी जिसको कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 5 ओम का प्रतिरोध एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या होगी, जो आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा। देखिए, हमें प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, यानी आर का मान दे रखा है, भी दे रखा है और समय भी दे रखा है। तो हमें जो ऊष्मा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है H बराबर I² RT। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, लेकिन हमें आई का मान नहीं देखें, लेकिन हम लोग ओम के नियम से क्या पढ़े हैं? V बराबर IR। तो यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? V/R। तो यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? V का मान अभी कितना था? 7 था। R का मान कितना है? 5 है। तो ये आ गया आई का मान। चलिए क्वेश्चन में रख देते हैं बस। देखिए, 7/5 का होल स्क्वायर। आर का मान कितना है जी? आर का मान है 5 इंटू टी का मान कितना है? 20 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में परिवर्तित कर देंगे। चलिए कर दिए। ठीक है, 60 सेकंड है। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा 49/25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 120। लेकिन हमको देखिए आंसर को देखिए सब के सब कैलोरी में है, तो कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 4.2 से भाग दे देंगे, बस ख़त्म। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2800। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2800 कैलोरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर वीडियो को। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसका ताप क्या हो जाता है। देखिए, जैसे ही आप स्विच का ऑन करते हैं तो पहले क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। पहले प्रतिरोध क्या क्या होता है? पहले बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। नहीं तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते, आपका बल्ब ही उड़ जाएगा। इसलिए
पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11 है। देखिए कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये लगा अभी अभी करवा दिए ना, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कहता है व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसका तुलना किया जाता है, क्या वो प्रतिरोध के लिए किया जाता है, या धाराओं के लिए, या सभी के लिए, या कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रतिरोध के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 या 14 जो भी होगा देख लीजिएगा आप। कहता है 100 वाट का हीटर है द्वारा उत्पन्न जो ताप है वो 2 मिनट में किसके बराबर होगा? जैसे मान लीजिए ये एक हीटर है, ठीक है, हीटर है, आप इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है उष्मा ऊर्जा में। तो इस हीटर को आप 2 मिनट तक चलाएं, 2 मिनट के बाद ये कितनी उष्मा पैदा करेगी जो आपको बताना है। देखिए जो आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा में यानी एच में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप पी दे रहे हैं, आप इसे समय कितना दे रहे हैं? 2 मिनट। तो देखिए एक आप शुद्ध जानते हैं, एच बराबर पी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वाट अति पावर का मान देले हुआ है कितना? 100 वाट, तो 100 हो गया, ठीक है, इंटू कितना? देखिए 2 मिनट तक आप उसे चला रहे हैं, तो 2 को जैसे ही बदलिएगा सेकंड में तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। आप इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10⁻³ वाट सेकंड। वाट सेकंड क्या होता है? जूल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻³ जूल। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विद्युत हीटर जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है क्या होता है? क्या वो तांबा होता है, क्या वो प्लैटिनम होता है, क्या वो टंगस्टन होता है, या नाइक्रोम होता है? ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो जो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए अगले प्रश्न कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, ठीक है, उसमें कम प्रतिरोध किसका होगा? इनमें से कम प्रतिरोध किसका होगा? हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। अब पूछ रहा है कि किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर क्या होता है? V² बटा R। जो P है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R का, यानी प्रतिरोध का, क्योंकि हमें पूछ रहा है प्रतिरोधे से संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला 3 फार्मूला आपको बताए थे हम, ठीक है, जिसमें से ये फार्मूला यहाँ पर ही काम आएगा, ठीक है। देखिए जो पावर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R का। तो देखिए जब R घटेगा तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जब R बढ़ेगा, जब R बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसका प्रतिरोध वो कम है, ठीक है। तो देखिए कम किसका होगा? प्रतिरोध जब प्रतिरोध कम होगा तो ये तो पावर ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा कौन है? तो 100 वाट है। तो 100 वाट ही करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी तुलना आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 16, 17 जो भी होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है?
हल्का क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। करेक्ट आंसर डी होता है। प्रतिरोध का जो आप फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का V/I। आसान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप किसको माप सकते हैं, यही पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? ये इकाई है ऊर्जा का। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 19 का था विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आप किरचॉफ का पहला नियम पढ़ेंगे, चित्र की सहायता से समझाते हैं। देखिए ये होता है बिंदु, जिसे जंक्शन नियम भी इसी को कहते हैं। ठीक है भैया, आप टेढ़ा नहीं आइए, सीधे आइए। चलिए ठीक, मान लेते हैं इसमें आई धारा बह रही है, इसमें आई धारा बह रही I1, इसमें I2, इसमें I3, ठीक है I3। ये होती है आपका पहला नियम। देखिएगा कहता है ये सभी धाराओं, कहता है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। देखिए आप इसको बीजगणितीय योग करेगा I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, जो इसका बीजगणितीय योग कितना का बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ऊपर, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा बताइएगा? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे आदर्श ए मीटर का, ए मीटर का आदर्श ए मीटर का अगर पूछे, ए मीटर का जो आदर्श अमीटर का जो अथी होता है प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का वो क्या होता है? वो शून्य होता है, वो शून्य होता है। आदर्श एमीटर शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर अनंत, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 है, ठीक है। ये 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 कहता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, अभी अभी बताएं, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन वोल्ट मीटर का अनंत होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, ठीक है। 23 कहता है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का ऐसे मात्रक किसका मात्रक होता है जो आपको बताना है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है जो आपको बताना है? देखिए आप पढ़े होंगे कि 1 किलोवाट घंटा अभी अभी बताए थे कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो किसका मात्रक हो जाएगा? जूल का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसलिए कहते हैं पीछे वाला याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा नंबरिंग का बहुत फेर है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग का कोड का मान कितना होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है, जो आपको बताना है। देखिए आप एक ट्रिक याद करे होंगे, बी रोय ऑफ ग्रेट, देखिए जी आ रहा है, यानी ग्रेट में जी आ रहा है। देखिए ये 1 2 3 4 5 छठा पर आ रहा है, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे रंग का कितना होता है, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बी रोय ऑफ ग्रेट हैज बेटेन वेरी गुड वाइफ, इसको पर ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विद्युत वाहक बल का इकाई है, बताइएगा। जो विद्युत वाहक बल इकाई होता है वो किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। अब विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल का इकाई क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। 27 कहता है प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। ठीक है, समानांतर क्रम में जब आप समूहन करते हैं तो कौन सी राशि समान राशि है। क्या वो विभवांतर समान है, क्या वो धारा समान है, क्या वो विभवांतर और धारा दोनों समान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो समानांतर क्रम जब हम करते हैं तो विभवांतर समान रहती है, ठीक है, लेकिन धारा परिवर्तित रहती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, विभवांतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है गतिशीलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी, का एसआई मात्रक क्या होता है। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मोबिलिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसका फार्मूला पूछे तो जो म्यू बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ई टाउ बटा एम। ये टाउ क्या होता है, टाउ जो होता है वो विश्रांति काल होता है। टाउ क्या होता है, विश्रांति काल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों, एम स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, ये रहा 29। ठीक है, कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा होता है। बताइए इसका सूत्र क्या होता है। किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होता है वो क्या होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो होता है आई बराबर NeAVD। आई बराबर NeAVD किस में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इससे एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है, अपवहन वेग जिसको हम सूचित करते हैं VD से, और विद्युत धारा आई में संबंध आपसे पूछ सकता है, तो उसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, आई बराबर NeAVD। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आई बराबर NeAVD। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर किसके बराबर होता है, जो बताइएगा।
1 फराड बराबर लगभग जो होता है वो 96,500 कूलाम होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 96,500 कूलाम। ठीक है, 96,500 कूलाम हो जाएगा। तो इसका काफ़ी सूत्र भी पूछा जाता है, कन्या अपवहन वेग का सूत्र पूछ दे, धारा घनत्व का सूत्र पूछ दे, तो ये समझ याद कर लीजिएगा, ये समझ पूछता है। ठीक है, तो आज हमने किया 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो लेने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।